नमस्कार, वीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद यानी लोकल बॉडीज को किसी भी राज्य में विकास का सबसे अहम कारक माना जाता है, क्योंकि केंद्र हो या राज्य, हर योजना के लिए बजट से लेकर उसकी मॉनिटरिंग तक का काम उसके पास ही होता है। लिहाजा ये हर पार्टी के लिए राजनीतिक महत्व भी रखती है। यही वजह है कि जिस भी पार्टी की सरकार होती है वो अपने तरीके से इनका चुनाव करके अपने नेताओं को यहां बैठाना चाहती है। कांग्रेस के ऐसे ही एक फैसले को बीजेपी सरकार ने पलट दिया है। अब इन संस्थानों के अध्यक्ष को सीधे जनता चुनेगी। सदन में कांग्रेस ने विरोध भी किया, लेकिन संख्या बल के कारण उसकी कोशिश महज औपचारिकता ही साबित हुई। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में करोड़ों के बजट वाली इन तमाम नगर निगमों के अध्यक्ष का चुनाव सीधे होगा, यानी प्रदेश के नागरिक अपने यहाँ की स्थानीय संस्थाओं के अध्यक्षों का चुनाव सीधे करेंगे। इसे लेकर सरकार ने विधानसभा में नगर पालिका संशोधन विधेयक 2025 को पारित कर दिया है। इस बार एक बदलाव और किया गया है। पहले राइट टू रिकॉल के अधिकार का इस्तेमाल 2.5 साल पर होता था, लेकिन अब ये 3 साल पर होगा, यानी जनता अब अपने जनप्रतिनिधि को 3 साल बाद ही वापस बुला पाएगी। सबकी सहमति से यह संशोधन बिल लाया गया है और इसके अंदर अब नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम सबके एक साथ चुनाव होंगे। पर इसमें रिकॉल के लिए भी हमने संशोधन किया है कि अगर अध्यक्ष को बुलाना चाहें, अध्यक्ष काम नहीं कर रहा है, तो 3/4 पार्षद अविश्वास प्रस्ताव लाकर और वह प्रस्ताव कलेक्टर को देंगे। कलेक्टर उसका परीक्षण करेगा, फिर वो राज शासन को भेजेगा, राज शासन उसका परीक्षण करेगा। यदि वो सब चीज़ सही पाई गई, प्रक्रिया सही पाई गई, तो फिर राज शासन निर्वाचन आयोग को भेजेगा। निर्वाचन आयोग उसको अपदस्थ करेगा और तत्काल बचे हुए समय के लिए चुनाव कराएगा। राज्य में अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से करती रही है। 1994 में महापौर और अध्यक्ष को अप्रत्यक्ष प्रणाली से पार्षद चुनते थे, लेकिन साल 1997 में दिग्विजय सरकार ने प्रत्यक्ष प्रणाली लागू की। इसके बाद साल 1999 से 2014 तक सीधे जनता ने महापौर और अध्यक्ष को चुना। साल 2019 में कमलनाथ सरकार ने फिर अप्रत्यक्ष प्रणाली लागू कर दी। इससे एक बार फिर पार्षदों को अध्यक्ष चुनने का अधिकार मिल गया। साल 2022 में बीजेपी सरकार के दौरान मेयर को सीधे जनता ने चुना था। अब मोहन सरकार के फैसले के बाद 2027 के चुनाव में जनता सीधे अध्यक्ष को चुनेगी। इस बार राइट टू रिकॉल के लिए 3 साल का समय दिया गया है। सरकार के इस फैसले पर विपक्ष का कहना है कि ये केवल बीजेपी का चुनावी हथियार है और वो इसका इस्तेमाल सियासी फायदा उठाने के लिए करती है। ये भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ राजनीतिक एजेंडा है। चुनाव एक का मॉडल है कि हम चुनाव कैसे जीते। जिस प्रकार से इन लोगों वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करके चुनाव जीत रहे हैं, वही चीज नगर पालिका में करना चाहती है। राजनीतिक ध्रुवीकरण का एक अखाड़ा बनाना चाह रही है, जिसमें नगरीय निकाय का उद्देश्य ये रहा, जब इसको संशोधन हुआ था, संविधान में इसको अधिकार मिले थे कि वहाँ पर सड़क है, पानी है, नाली है, जो सुविधाएं हैं वो सामूहिक रूप से नेतृत्व होकर सामूहिक रूप से उनको मिले। लेकिन सरकार उसको राजनीतिक अखाड़ा बनाना चाहती है नगर पालिका को। नगर सरकार के चुनाव को विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल माना जाता है, क्योंकि प्रदेश में 16 नगर निगम, 99 नगर पालिका और 298 नगर परिषद हैं। यहाँ पर जिस भी पार्टी की जीत होती है, माना जाता है कि प्रदेश में उसकी हवा है। अब इंतजार है 2027 का, जब पता चलेगा कि 2028 के लिए जनता किसे पसंद कर रही है। भोपाल से बीएसटीवी के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। तो इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ में मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ में बीजेपी से स्वाति गौरव चोपड़ा जी जुड़ी हैं। स्वाति जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी जुड़े हैं। रमेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ में कांग्रेस से कुछ ही देर में अमित तावड़े जी भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले रमेश शर्मा जी, आप ही के पास में आते हैं। विधेयक पास हो चुका है, क्या असर इसका 2027 के नगर निगम के चुनाव पर पड़ेगा सर?
देखिए मोटे तौर पर इसका कोई परिणाम पर तो कोई बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा नहीं। आमतौर पर कई बार चूंकि पार्षद अध्यक्ष को चुनते हैं, जहां भी मेयर का चुनाव तो सीधा होता ही है, उसके अंतर्गत जो नगर निगम के अध्यक्ष का चुनाव या वो जो चुनाव होते हैं उसमें कई बार जो जोड़ तोड़ होती है, और एंड टाइम पर ऐसा भी देखा गया है कि दल बदल करते हैं। ये दल बदल भाजपा से कांग्रेस में भी हुआ और कांग्रेस से भाजपा में भी हुआ। अगर अध्यक्ष भी अब सीधा चुना जाएगा तो मोटे तौर पर वो जो खींचतान होती थी अध्यक्ष के निर्वाचन में, वो उस प्रक्रिया पर रोक लगेगी। इसके अलावा एक और बात होती थी, कितने ही ऐसी नगर पालिकाएं हैं और नगर निगम हैं जहां अध्यक्ष का चुनाव कई बार दोनों राजनीतिक दलों की दृष्टि से बराबर थे, लेकिन पार्षद ने इधर से उधर वोट डाल करके क्रॉस वोटिंग करके किसी को जिताया। जिसने क्रॉस वोटिंग करके जिताया वो अपने दबाव डाला करता था कि मेरे वार्ड में ज्यादा काम हो। तो डायरेक्ट अगर चुनाव होंगे तो मैं समझता हूं इसमें लोकतंत्र में साफ सुथरापन दिखेगा, ऐसा मुझे लगता है। जी ठीक है। स्वाति, गौरव जी, क्या जरूरत पड़ी, आखिर क्यों कमलनाथ के फैसले को बदला गया है? निकाय होती है, नगर पालिका, नगर परिषदें, इनमें जो जनता से डायरेक्ट चुनाव होते थे, निश्चित ही वो एक बेहतर लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी। और कहीं ना कहीं जब ये बदलाव किए गए तो कमलनाथ जी सरकार का जो फैसला, मोहन जी की सरकार ने जो बहुत ही अच्छा एक, मुझे लगता है कि आज जो निर्णय लिया है वो स्वागत योग्य है, क्योंकि ये निश्चित ही पारदर्शिता को बढ़ाएगा। और जैसा कि हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो अराजकता थी, जो कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही थी, उन सबको भी कहीं ना कहीं ये कम करेगा। अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कई बार अध्यक्षों पे दबाव जो बनाया जा रहा था गलत, वो भी, उसको भी रोकना आवश्यक था। साथ ही जब जनता से चुन के डायरेक्ट आता है अध्यक्ष तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में कौन दबाव बना रहा था? देखिए, बहुत तरह के दबावों का जो एक अराजकता की बात लगातार जो नगर पालिका, नगर परिषद के लगभग 400 अध्यक्ष मध्य प्रदेश में हैं, उनके द्वारा लगातार ये बोला जा रहा था ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय मंत्री जी को, कि कहीं ना कहीं कुछ पार्षद प्रयास करते हैं कि वो अनीति या अनैतिक जो एक कार्य के लिए कहीं ना कहीं अस्थिरता रहती है, तो वो अस्थिरता को हटाना बहुत जरूरी था कि अध्यक्ष जो है निर्भीक होके सही कार्य अच्छे से कर पाए। रमेश शर्मा जी, कहीं ना कहीं जब निकाय में चुनाव होता है, जिस भी पार्टी की जीत होती है, जो भी बेहतर परफॉर्मेंस करता है, माना यह जाता है उसी परफॉर्मेंस के आधार पर कि कहीं ना कहीं उसी के पक्ष में एक हवा बनने वाली है और उसके बाद विधानसभा के चुनाव पे भी उसका कुछ असर पड़ेगा। क्या निकाय चुनाव में, चूंकि अब एक सिस्टम बदला गया है, कुछ इसका असर चुनाव पे आप देखते हैं, विधानसभा में या फिर निकाय के चुनावों में? देखिए, मोटे तौर पर मुझे नगर निगम, नगर पालिका के चुनाव का बहुत ज़्यादा असर विधानसभा चुनाव में पड़ता हो, इसकी मुझे संभावना कम दिखती है। अगर पिछली बार भी देखेंगे तो कितने मेयर कांग्रेस जीत गई थी, लेकिन लोकसभा, विधानसभा में उसके परिणाम अलग आए। क्योंकि लोकल के जो चुनाव होते हैं नगर पालिका का, नगर निगम का, तो लोकल के मुद्दे बिल्कुल अलग होते हैं और विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं और लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं। बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाते ये चुनाव एक दूसरे के ऊपर। कई बार कितने ऐसे उदाहरण भी हैं कि विधानसभा में किसी और पार्टी को बहुमत मिला और लोकसभा में कोई और पार्टी जीती है। ऐसे उदाहरण मध्य प्रदेश में ही है कि मेयर किसी और पार्टी का और विधायक कोई और पार्टी का जीत गया। ये जो लोकल सेल बॉडी के चुनाव हैं, ये विधानसभा पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डालते, लेकिन कार्यकर्ता को जरूर चार्ज किया जाता है। और कहीं ना कहीं जो चुनाव में, चुनाव प्रचार में और चुनाव की टोलियों का जो कोऑर्डिनेशन करते हैं, उसमें जरूर इसकी मदद मिलती है, लेकिन मतदाता पर इसका कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। जी रमेश शर्मा जी, तो जो बात आप कह रहे थे कि पार्षद जिस तरीके से कई बार पल्ला वो बदल लेते हैं, इधर से उधर चले जाते हैं, तो क्या ये भी एक वजह हो सकती है क्या कि अब सीधे जनता के हाथ में दे दिया गया है कि जनता ही अब ये तय कर ले कि उन्हें अध्यक्ष या महापौर किसे चुनना है? ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। कितने ऐसे उदाहरण हैं कि मान लीजिए नगर पालिका ही है, नगर पालिका है तो उसमें पार्षदों का बहुमत किसी और पार्टी का है, मेयर कोई और पार्टी का चुना है, लेकिन जब अध्यक्ष का चुनाव है तो एंड टाइम पर 5 पार्षद एक दल से दूसरे दल में चले गए और अध्यक्ष उसका चुन गया। तो कहीं ना कहीं ये जो अराजकता जैसी स्थिति है, तो आप अगर मान लीजिए पार्षदों का बहुमत जिस पार्टी के पक्ष में है तो वो उसका अपना अध्यक्ष चुन ले, लेकिन ऐसे कितने ही उदाहरण हैं
तो ये उदाहरणों से मैं समझता हूँ इससे जो कहीं ना कहीं एक हौच पौच जैसी स्थिति बनती थी, अनिश्चितता जैसी स्थिति बनती थी, तो ये कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक गरिमा भी कम होती थी। मैं समझता हूँ उससे इसकी दूर होगी। अब अध्यक्ष को भी जनता सीधी चुनेगी, मेयर को भी सीधी चुनेगी, और पार्षद तो सीधे चुने ही हुए होते हैं, तो सीधे सीधे अब ये जनता के लिए जवाबदार होंगे। बीच में जो एक इकाई बन जाते थे पार्षद, जिनका दबाव भी झेलना पड़ता था, वो सारा खत्म हो जाएगा। अब ये सीधे के सीधे तीनों श्रेणियां सीधे अपने जनता के लिए जवाबदार होंगी। ठीक है जी, ठीक है। अमित तावड़े जी, नगर पालिका संशोधन विधेयक 2025 पास हो चुका है, कांग्रेस पार्टी किस तरीके से देख रही है इसे? सबसे पहले माफी चाहूंगा, कोई टेक्निकल त्रुटि के कारण मैं आपसे वीडियो कॉल के माध्यम से नहीं जुड़ पा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि अभी मैं आदरणीय शर्मा जी की बात सुन रहा था कि इससे गरिमा बढ़ेगी। देखिए, गरिमा तो उसी दिन खत्म हो गई थी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुनाव आयुक्त के संबंध में नियम को बदला था। पहले यह नियम था कि देश का जो मुख्य चुनाव आयुक्त होगा, उसकी जो चयन का जो पैनल था, उसमें प्रधानमंत्री होते थे, नेता विपक्ष होते थे और सुप्रीम कोर्ट के एक जज होते थे। लेकिन इन्होंने उस कानून को बदला, और उस कानून को बदलने के बाद यह तय किया गया कि उसमें प्रधानमंत्री होंगे, और प्रधानमंत्री जिसको नियुक्त करते हैं वो उनके अधीनस्थ कैबिनेट मंत्री होंगे और नेता विपक्ष होंगे। तो आपने 2-1 से गेम तो वैसे ही जीत लिया है। सरकार जिसको चाहेगी उसको मुख्य चुनाव आयुक्त तावड़े जी कई बार इस पे चर्चा कर चुके हैं, आज निकाय चुनावों पे कर लेते हैं ना सर। दूसरी बात ये है, देखिए मैं आपकी स्क्रिप्ट पढ़ने यहाँ पर नहीं आया हूँ, मैं कांग्रेस का पक्ष रखने आया हूँ। तावड़े जी, ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कौन आपको स्क्रिप्ट दे रहा है? मैं तो आपको अपनी बात ही रखने के लिए कह रहा हूँ। मैं तो आपसे बस ये कह रहा हूँ कि निकाय चुनाव में इसका क्या असर पड़ रहा है, कांग्रेस पार्टी किस तरीके से देख रही है? जैसे आपने दोनों वक्ताओं को मौका दिया, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे भी पूरा मौका देंगे। तो बात दरअसल ये है कि ये नया जो कानून मध्य प्रदेश में भी लाई है, इसमें बहुत सारे लूप होल हैं। इसमें ये तय नहीं है कि कलेक्टर कब तक ये सारी चीजों को रोक सकता है। कलेक्टर चाहे तो 2 महीने, 6 महीने परीक्षण करने में कितना भी समय लगा सकता है। दूसरी बात यह है कि हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों की क्या स्थितियां हैं, नगर निगमों में कितना भ्रष्टाचार का अंबार है, और जनता के जो वास्तविक मुद्दे हैं उनसे सरकार का कोई सरोकार नहीं है। सिर्फ टैक्स उगाही में सरकार लगी है। यदि कोई व्यक्ति 1 दिन लेट हो जाता है तो उसका टैक्स 2 गुना हो जाता है। तो यदि जनता के लिए ये लोग कुछ करते तो बहुत अच्छी बात होती। और इनकी शंका इसलिए हो रही है क्योंकि ये लोग दल बदल की बात कर रहे हैं। लूपहोल क्या है इसमें? जबकि दूसरी बात ये है कि दल बदल तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ 2014 में। तो मेरा मानना यह है कि इसमें एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि यदि किसी नेता के ऊपर कोर्ट में कोई केस चल रहा हो, कोई शिकायत हो, कोई जांच लंबित हो, मतदान में गड़बड़ी के आरोप हो, तो भी वह नेता अपनी कुर्सी पर बैठा रहेगा। अरे भाई, ये कौन सा न्याय है? तो ये सरकार की जो जल्दबाजी है, ये समझ से परे है। इसमें यदि वास्तव में जनता का हित चाहते हैं तो इसमें विस्तृत चर्चा होना चाहिए, उसके बाद इसको लागू करना चाहिए। ठीक है, स्वाति जी जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि जल्दबाजी में लागू किया गया। देखिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि राजीव गांधी जी के टाइम से सिस्टम था और दिग्विजय सिंह जी ने भी इसको कहीं ना कहीं लागू किया था, तो इनकी पार्टी की विचारधारा का ये खुद ही विरोध कर रहे हैं, पहली बात तो। दूसरी बात, कमलनाथ जी की सरकार में जब ये फेरबदल हुआ उसके बाद से जब अध्यक्षों ने स्वयं अपनी पीड़ा व्यक्त करी है, 400 अध्यक्षों ने, और साथ ही देखा भी गया है जगह जगह जहाँ अराजकता है कि जो स्थानीय सुशासन होता है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ाया। और जब कोई भी कार्य अच्छे के लिए हो रहा है तो उसका कहीं ना कहीं सहयोग किया जाना चाहिए। और जब अध्यक्षों को निर्भीकता पूर्वक कार्य करने का मौका दिया जाता है जनता से जुड़ाव रखकर, तो जनता के काम होते हैं। और जब जनता के काम होते हैं तभी हम जो हमारा लोकतंत्र है, जो भारत की व्यवस्थाएं हैं, उनको जैसा हम चाहते हैं वैसा बन पाएगी। तो जब जनता से डायरेक्ट चुनाव करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है, जो निश्चित ही स्वागत योग्य है, अगर इसमें भी आपत्ति दर्ज कराई जा रही है तो मुझे लगता है कि इनकी जो विचार हैं वो आपस में या तो राजनीति में इनकी क्लैरिटी नहीं है। कांग्रेस अपने आप में एक विचारधारा रख नहीं पाती, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक सोच के साथ आगे बढ़ रही है कि राष्ट्र प्रथम की भावना, देश प्रथम, देश के लोग प्रथम। ठीक है अमित तावड़े जी, प्रत्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया तो स्वयं दिग्विजय जी लेकर आए थे 1997 में, बाद में उसको कमलनाथ जी ने पलटा था, तो वापस से दिग्विजय सिंह वाले फॉर्मेट में जा रहे, तो परेशानी क्या है? 15 मिनट में भैया
अमित तावड़े जी जुड़े आप हमारे साथ में, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है अमित तावड़े जी आपको? हाँ, देखिए मैं कहना चाहूंगा कि हमारे शासन काल में तो टीएन शेषन जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त होते थे, लेकिन इनके राज में तो ज्ञानेश कुमार जी जैसे लोग हैं जिनके ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं। हमारे जमाने में तो ईवीएम भी आई थी, वो कभी ये आरोप नहीं लगते थे, लेकिन आज तो सारे चुनाव प्रक्रिया पे ही सवाल उठ रहे हैं। बात यह है कि आपकी कथनी और करनी में अंतर है और ये देश पूरा देख रहा है। और चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, हम नगरीय निकाय की बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें, सारे चुनावों पे जो है वो संशय की स्थिति देश में बनी हुई है। तो इतनी जल्दबाजी में अमित तावड़े जी आप सवाल को समझ नहीं पाए। मैंने ये कहा तो 1997 में दिग्विजय सिंह ही प्रत्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया लेकर आए थे, बाद में कमलनाथ जी ने उसे पलट दिया था। अब अगर वापस से दिग्विजय सिंह जी के फॉर्मेट में जा रहे हैं तो परेशानी क्या है? शायद आप मेरे जवाब को नहीं समझ पाए। नहीं, आप वोट चोरी पे जवाब देने लगे ना सर, मैं इसलिए आ गया। मैं वही बात बोल रहा हूँ कि हमारे समय में तो बहुत सारी ऐसी चीजें हुई थी और वो चीजें बिल्कुल ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ होती थी और कहीं कोई शिकायत की खबर नहीं आती थी। लेकिन आप भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आप देख रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया की बात हो, चाहे धरातल की बात हो, इनके राज में तो सारी प्रक्रियाओं पर ही सवाल उठ रहे हैं। और इतनी जल्दबाजी में हमारे समय में कोई भी ऐसा विधेयक नहीं लाया गया था। आप चाहें तो देख सकते हैं। तो इतनी जल्दबाजी में क्यों है ये सरकार? रमेश शर्मा जी, उमंग सिंघार भी कह रहे हैं कि वोट चोरी सरकार करना चाहती है, इसलिए इस विधेयक को पास किया गया है। देखिए, मुझे लग रहा है कि ये वोट चोरी का आरोप जो है ये केवल मीडिया में और सुर्खियों में है। चुनाव की जो प्रक्रिया है वो अपनी जगह अलग प्रक्रिया। वोट चोरी उसको कहा जाता है कि किसी की जेब में से कोई पैसा निकाल लिया। तो अब वोट चोरी का मतलब है कि किसी ने किसी को डाला हो, वहाँ से उसको ट्रांसफ़र कर दिया। ये संभव ही नहीं है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर से जुड़ा ही नहीं होता, वो इंडिविजुअल मशीन होती है। वो फिर जो मतदान सूचियाँ, मतदाता सूची बनने तक, वोटिंग डालने तक और उनकी गिनती होने तक राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी उसमें होते हैं। तो स्वाभाविक रूप से, लेकिन चूंकि पिछले कुछ वर्षों से ये देखा जा रहा है, जिस प्रकार जार के शासन के प्रति अविश्वास उत्पन्न करके उसको पदस्थ किया था, चीन में माओ के समय हुआ था या जैसे बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ, तो कहीं ना कहीं एक वातावरण बना करके ये जो वामपंथ वाला रास्ता है, अविश्वास पैदा करना, अविश्वास पैदा करके जनता को सड़क पर लेकर आना, ये वो वाली प्रक्रिया है। वोट चोरी संभव ही नहीं है। वो फिर खुद चुनाव आयुक्त ने इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा। वो फिर जब ईवीएम पर आरोप लगे तो चुनाव आयुक्त ने बुलाया कि आकर के बताइए कि कैसे होता है, तो वहां पहुंचे ही नहीं। केवल जी, आपको भी लगता है क्या जो बात रमेश शर्मा जी कह रहे हैं वो सही है? कांग्रेस पार्टी तख्तापलट की कोशिश कर रही है भारत में? कि ये जो आरोपों की बात कर रहे हैं, आरोप लगने में और सिद्ध होने में बहुत बड़ा फर्क होता है। और ये जो बता रहे हैं कि ईवीएम पे आरोप लग रहे हैं, वोट चोरी का आरोप लग रहा है, तो ये झूठे आरोप लगा कौन रहा है? ये झूठे आरोप कांग्रेस स्वयं लगा रही है। कांग्रेस के पास अब कोई विषय नहीं बचा, कोई मुद्दा उनके पास है नहीं। विकास कार्य बहुत अच्छे से हो रहे हैं। भारत अपनी साख को विश्व में अलग तरह पे ले जा रहा है, सिद्ध कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत का जो विकास हुआ है, जो विरासत को बचाया है, जो संस्कृति की रक्षा करी है, इन सब बातों को देखते हुए झूठे इल्जाम लगाने के अलावा मुझे नहीं लगता कि इनके पास कोई मुद्दा बचा है। तो जब कांग्रेस खुद ही इल्जाम लगाती है, खुद ही उसको सिद्ध कर देती है और खुद ही जनता में ये भ्रामक स्थिति पैदा करती है, जनता समझ चुकी है। लगातार आप देखेंगे कांग्रेस हार रही है। आप अभी बंगाल स्टेट कोई भी आप देखिए, मध्य प्रदेश में सारी सीटें कांग्रेस ने हारी है। तो झूठ की राजनीति बहुत छोटी चल पाएगी और ये बात हमको समझनी अमित तावड़े जी, पड़ेगी। स्वाति जी कह रही है कि वोट चोरी को लेकर तो आप बिहार चुनाव में भी गए थे, लेकिन वहां पर भी आपकी पार्टी की हार हुई थी। तो क्यों बार बार इस मुद्दे को उठाया जाता है? और यदि आपके पास में कोई सबूत है तो न्यायालय का रुख क्यों नहीं करते? अमित जी, न्यायालय का रुख बिल्कुल कर लेंगे। चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी कह दे कि हम बेईमानी कर रहे हैं और हम आपकी कोई सुनवाई नहीं करेंगे। लोकतंत्र बिल्कुल खत्म हो चुका है, संवैधानिक अमित तावड़े जी, जब आपका भरोसा ही नहीं है इलेक्शन कमीशन पे, फिर आप कहाँ उस पे सवाल उठा रहे हैं? फिर तो आपको न्यायालय जाना चाहिए ना। ये नहीं, इस पैनल में ये बातें उठ रही है ना, जैसे आदरणीय शर्मा जी ने कहा कि चुनाव आयोग ने बुलाया 10 बार और चुनाव की जो मशीन है वो हैक करके नहीं बता पाए। आदरणीय शर्मा जी, चोरी तो चोर ही करके बताएगा ना, आप और मैं तो कर नहीं सकते। जब यहाँ पे बैठे बैठे जितने भी विकसित देश हैं हमारे दुनिया के, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, रशिया हो, कहीं भी आखिर क्यों जो है वो ईवीएम का प्रयोग नहीं होता? मुझे एक बात आप बताइए अमित तावड़े जी। लेकिन अगर कहीं पे चोरी हुई है तो आप शिकायत करने तो जाएंगे ना, या आप पड़ोसियों को दिखाएंगे कि देखो किस तरीके से चोरी हुई है?
और कई बार रमेश शर्मा जी भी ये उदाहरण दे चुके हैं, अगर आपके पास में सबूत है तो जो आप प्रेजेंटेशन के माध्यम से देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जाते हैं, क्यों नहीं उन सबूतों को लेकर आप न्यायालय के पास में जाते हैं और फिर आरोप लगाते हैं? 1676 शिकायतें पेंडिंग हैं केंद्रीय चुनाव आयोग के पास। दूसरा, आपके चैनल के प्रतिनिधि भी पहुंचे होंगे, हमारे 56 इंच के जो सीने के प्रधानमंत्री हैं उनके पास तो ये हिम्मत है नहीं, 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। लेकिन मेरे नेता राहुल गांधी जी ने जरूर 200 से 250 मीडिया कर्मियों के बीच सारे सवालों के जवाब दिए थे, प्रेजेंटेशन दिया था। अमित तावड़े जी, वही मीडिया कर्मी आपसे पूछ रहा है कि क्यों नहीं न्यायालय जाते? मीडिया कर्मी आपको न्याय थोड़ी दिलाएंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वोट चोरी हो रहा है तो न्यायालय आपको जाना चाहिए ना, न्यायालय से ही तो रास्ता निकलेगा। देखिए, पहली जो स्टेज है वो होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, फिर होती है हाई कोर्ट होती है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट होती है। तो पहले तो हम चुनाव आयोग का ही रास्ता खटखटाएंगे ना भाई, आपके और मेरे कहने से ये चीजें तय नहीं होंगी। पहले जो पूरी देश और दुनिया के सामने स्पष्ट कर चुका है कि इस प्रकार की कोई भी गलत गतिविधियां नहीं हुई है। इनके पास ना कोई सबूत है ना कोई आधार है, बस एक झूठी कहानी मढ़ते हैं। और मुझे लगता है कि खराबी इंजन में है और ये डब्बे ठीक करा रहे हैं। माननीय राहुल गांधी जी जो लगातार आप देखेंगे उनके जो भी स्टेटमेंट रहे हैं वो सारे के सारे बेबुनियाद पाए गए हैं, एक भी सबूत वो नहीं दे पाए। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो एक आरोप लगाने की नीति है कि बस हर बात में आरोप लगाएं, इलेक्शन कमीशन पे आरोप, कानूनी व्यवस्थाओं पे आरोप, ईवीएम मशीन पे आरोप, वोट चोरी, ये सब आप देखिए कहीं कुछ तो प्रूव होगा ना। ये कह रहे हैं चोरी करी तो सीबीआई होती है, चोर को पकड़ती है, तो आप कोर्ट जाएंगे, आप सही दिशा पकड़ेंगे, अगर आपके पास आधार है तो निश्चित ही आपको न्याय मिलेगा। अगर राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, अगर उनका मुख्य उद्देश्य देश की भलाई है, जनता की भलाई है, तो ऐसे झूठे इल्जाम लगा के अपने ही देश की व्यवस्थाओं पे इल्जाम लगाना। माननीय राहुल गांधी जी जब विदेश भी जाते हैं तो वो देश की चार बुराई करके आ जाते हैं। हमारा देश है, हम इसको सुधार रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, चिंता रखते हैं, जनता से जुड़ाव रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी रमेश शर्मा जी, लोकसभा के चुनाव में जब नतीजे सामने आते हैं तो आरोप वोट चोरी को लेकर लगाया जाता है, विधानसभा के अलग अलग राज्यों में नतीजे आते हैं वोट चोरी को लेकर आरोप लगाए जाते हैं। अब लोकल बॉडीज को भी वोट चोरी से जोड़ा जा रहा है और ऐसे में अब देश की जनता भी ये कह रही है कि यदि आपके पास में सबूत है तो आप न्यायालय जाइए, लेकिन ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास ही हम शिकायत लेकर जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ही उसका समाधान ढूंढे। लेकिन सवाल तो यह है कि सवाल भी तो इलेक्शन कमीशन पे ही उठा रहे हैं। रमेश शर्मा जी, देखिए, मोटे तौर पर सवाल ये जरूर उठा रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर को भी उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया। और पत्रकार वार्ताओं में राहुल गांधी जी ने जो बातें उठाई हैं उसका 2 घंटे बाद ही खंडन हो गया। जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र का एक मुद्दा उठाया था, कर्नाटक का एक मुद्दा उठाया था, अभी वो किसी विदेशी का एक उन्होंने उठाया था, तो स्वाभाविक रूप से तुरंत आकर के ही वो सारी बातें गलत साबित हुई। तो मुझे जो लग रहा है कि राहुल गांधी जी के पास जो टीम सलाहकार है वो उन्हें क्यों बार बार ये सलाह देते हैं कि आप हाइड्रोजन बम लेके जाइए लेकिन मीडिया के सामने फोड़िए, न्यायालय मत जाइए? देखिए, मोटे तौर पर कहीं ना कहीं वो जो टीम है, जो मैंने कई बार चैनलों पर कहा, कांग्रेस को अपनी वो टीम बदलना। अब जैसे इसी बातचीत में 2 अच्छे मुद्दे अमित तावड़े ने उठाए। उन्होंने कि लोकल का जो है निर्माण कार्य है उसमें कमजोरी है और लोगों की वार्डों की जरूरत पूरी नहीं हो रही। कितने ऐसे उदाहरण हैं, मंत्री अब जाता है तो सड़क के जो गड्ढे होने चाहिए थे वो नहीं भरे हैं, या जिस गहराई तक रोड बनना चाहिए वो नहीं बना। तो ये जो मुद्दे हैं जनहित के, ये मुद्दे उठाना चाहिए, इस पर सरकार दबाव में आएगी। अमित तावड़े जी, विकास मुद्दा क्यों नहीं होता? आप जनता के बीच जब जाते हैं तो मुद्दा विकास क्यों नहीं होता? वो विकास वोट चोरी क्यों तब्दील हो जाता है? देखिए, लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण होता है जब हमारे देश आजाद हुआ और जब पहली सरकार बन रही थी तो बाबा साहब अम्बेडकर जी के नेतृत्व में जो संविधान बना था उसमें सबसे बड़ी ताकत हम हिंदुस्तानियों को जो दी थी, जब राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ शिफ्ट हो रहे थे हम, तो वोट का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार था। उस एक वोट से आप उस समय के जवाहरलाल नेहरू जी को भी आप उनके खिलाफ वोट देकर प्रधानमंत्री पद से हटा सकते थे। लेकिन आज जो बातें सामने आ रही हैं, मैं एक बार फिर बोलूंगा कि कहीं भी कोई भी एक भी आरोप गलत साबित नहीं हुआ है। और मैं तो कहता हूं कि यदि बहुत छोटा सा प्रश्न कर रहा हूं, बहुत सिंपल सा सरल सा प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, यदि वोट चोरी होती है तो क्या आप देश की सत्ता में या किसी राज्य में आप सत्ता में आ पाएंगे? देखिए,
ये समय की बात है। आपने 10 साल पहले कभी सोशल मीडिया पे और इस तरीके से वोट चोरी के मामले में सुना था? लेकिन जब चीज अमित तावड़े जी, यही तो मैं पूछ रहा हूँ, यदि वोट चोरी हो रही है तो फिर तो आप कभी सरकार में लौट ही नहीं पाएंगे ना। तो फिर तो आपके पास में एक बात उपाय है कि आप न्यायालय जाइए, सबूत बताइए। जनता जनार्दन से बड़ा कोई नहीं है। जिस दिन जनता लोकतंत्र को बचाने के लिए समर्पित हो जाएगी, तो इस कांग्रेस पार्टी ने देश की आजादी की लड़ाई इस देश की जनता के साथ मिलकर ही लड़ी है। ठीक है रमेश शर्मा जी, बार बार जनता को बोला जाता है, राहुल गांधी भी बकायदा ये कह चुके हैं कि हम जेनजी से अपील करना चाहते हैं, देश का जेनजी आगे आए और उसके बाद में लोकतंत्र को जेनजी बचाए। क्या इसके संकेत हैं? मोटे तौर पर सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए, अगर चुनाव में हेरफेर होती, वोट चोरी होती, लोकसभा में आप भाजपा की 58, 60, 62 सीटें कम हो गई, उनको समझौता करना पड़ा बिहार में और नायडू के साथ में। अगर हेरफेर होती तो भाजपा 240 पर आकर के नहीं सिमटती, वो 350 की बात कर रहे थे। तो कुल मिलाकर के ये जो सारी की सारी बातें हैं, ये केवल और केवल मीडिया में आना और मीडिया में आकर के वातावरण बनाना और एक अविश्वास पैदा करना। इस समय अगर आप देखेंगे, भारत ने 3 चीजों में विश्व की बड़ी शक्तियों को चुनौती दी है। स्पेस की टेक्नोलॉजी में हम करीब विदेशों के 300 स्पेस हम अंतरिक्ष में कर चुके हैं, इकोनॉमी में हमने दी है, डिफेंस में हम बिल्कुल। तो वो कई अंतरराष्ट्रीय शक्तियां भारत में अशांति पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है, अशांति पैदा करने की कोशिश हो रही है। बहुत छोटा सा जवाब स्वाति जी आपका, क्योंकि समय की हमारे पास में कमी है। लगातार जिस तरीके से विपक्ष वोट चोरी को एक मुद्दा बना देता है, विकास मुद्दा नहीं होता, जैसा कि अभी रमेश जी बता भी रहे थे कि कई बार जो लोकल इश्यूज हैं उनको विपक्ष नहीं उठाता, क्या ऐसे में आपके लिए भी आसान हो जाता है चुनाव? देखिए, चुनाव जो होता है, जनता जनार्दन सारा विकास कार्य दिख पा रही है, और जब जनता चुनती है, आप देखिए अगर वोट चोरी होती तो जैसा 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश में आई है, कुछ तो ये लेकर आते हैं। आप जो फर्क है वो देखिए, कोई ये ऐसा मार्जिनल जीत या हार की बात नहीं हो रही है। ये पूरा का पूरा एक बहुमत जो है वो बड़े बहुमत से पार्टी जीत रही है, भारतीय जनता पार्टी। और जो विकास है वो हम सब देख पा रहे हैं, तो उसको नकारना, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को हमेशा हर बात का विरोध करने की जो एक इनकी आदत है, और हर बात में भ्रष्टाचार, झूठ के आरोप लगाना। स्वाति जी, समय की हमारे पास में कमी है। बहुत शुक्रिया स्वाति गौरव चोपड़ा जी आपका, साथ ही अमित तावड़े जी आपका और रमेश शर्मा जी आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, नगर पालिका संशोधन विधेयक पास किया जा चुका है, लेकिन उमंग सिंघार ने यह कह दिया कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करना चाहती है, इसलिए अब जनता को यह अधिकार दे दिया गया है कि वो सीधे अध्यक्ष या फिर महापौर का चुनाव करे। इसी को लेकर अब प्रदेश में सियासत जमकर हो रही है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए BSTV। धन्यवाद।